अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरान की जानिब से जंग के खात्मे का मुतवक्के दूसरा प्रपोजल अब तक सामने नहीं आया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि ईरान अपना जवाब जल्द दे देगा, मगर ऐसे में अमरीकी सदर ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मुसलसल इकदाम उठा रहे हैं या फिर इकदाम उठाने का इशारा दे रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आज अमरीका के फौजी हुक्काम सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी ऑप्शंस पर अहम ब्रीफिंग देंगे। और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमरीकी फौज ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए कुछ महदूद और ताकतवर हमलों की मंसूबाबंदी भी तैयार कर ली है। जबकि आज ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का एक बार फिर तहरीरी बयान सामने आ गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के आज पर्शियन गल्फ डे के मौके पर जारी किए गए तहरीरी बयान में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के लिए एक नए दौर के आगाज़ का ऐलान करते हुए कहा गया है कि हालिया अमरीकी और इसराइली जारियत के बाद ईरान इस अहम आबी गुजरगाह पर नए इंतज़ामी कवायद नाफिज करेगा। उन्होंने एक तहरीरी पैगाम में खलीज फारस को खित्ते की मुस्लिम अवाम के लिए एक नेमत करार दिया और कहा कि ये समंदर और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमारी शनाख्त और तहजीब का हिस्सा रहे हैं। इस स्ट्रेटजिक असासे ने माजी में बहुत से शैतानों के लालच को उभारा है और इसकी ताज़ा मिसाल अजीम शैतान की हालिया गुंडागर्दी है। आज आलमी गुंडों की जानिब से खित्ते में जारियत और अमरीका की जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद खलीज फारस और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के लिए एक नया बाब खुल रहा है। मुज्तबा खामनाई के बयान में मज़ीद लिखा है कि खित्ते में अमरीकियों की मौजूदगी और उनके अड्डे ही अदम तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी वजह है। अमरीका के खोखले अड्डे जो खुद अपनी हिफाजत की सलाहियत भी नहीं रखते, तो वो अपने इलाकाई इत्तेहादियों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। खलीज फारस का मुस्तकबिल अमरीका के बगैर रोशन होगा। वो गैर मुल्की जो हज़ारों किलोमीटर दूर से लालच में यहाँ आकर मजालिम करते हैं, उनका मकाम समंदर की तह में है। हमारी ये कामयाबी नए इलाकाई और आलमी निज़ाम की बुनियाद बनेगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अपने बयान में मजीद कहा है कि 9 करोड़ ईरानी अवाम एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को अपना कौमी असासा समझते हैं और जिस तरह वो अपनी ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह इनकी भी हिफाजत करेंगे। ईरान खलीज फारस को महफूज बनाएगा और उसके गलत इस्तेमाल को ख़त्म करेगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के नए इंतज़ामी कवायद और इस पर अमली कंट्रोल खित्ते की तमाम अक़वाम के लिए आराम और तरक्की का बाइस बनेगा। मुज्तबा खामनाई का कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरानी अवाम का कौमी असासा है और वो उसकी हिफाजत करेंगे। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने कल एक बार फिर कहा है कि हम इस वक्त ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं और ईरानी काफ़ी आगे आ चुके हैं, मगर सवाल यह है कि आया वो मज़ीद आगे जाएंगे या नहीं। और कोई मुआहदा नहीं होगा जब तक कि ईरानी इस बात पर राज़ी ना हो जाएं कि वो कोई जौहरी हथियार नहीं रखेंगे। They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. ये बात वाज़ेह हो कि ईरान का एक अरसे से ये कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन मकासद के लिए है और वो इसका हक रखता है। इस सारी सूरत हाल में अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी ताहाल जारी है और ख़ुद ट्रंप का कहना है कि ये दबाव ईरान को मुआहदे पर मजबूर करने का सबसे मौसर तरीका है। और इससे पहले इतवार को फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा था कि नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान के पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, क्योंकि फिर उनके तेल के कुएं फट जाएंगे जिन्हें दोबारा इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होगा। मगर इस ऐलान को 3 दिन गुजरने के बाद अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स या खबरें सामने नहीं आई हैं कि ईरान में तेल का कोई कुआं फट गया हो। ऐसे में ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ट्रंप के इस दावे पर तंज करते हुए एक्स पर लिखा कि 3 दिन गुजर गए लेकिन तेल का कोई कुआं नहीं फटा। हम इसको 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और तेल के कुएं को लाइव भी दिखा सकते हैं। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मज़ीद लिखा कि ये इसी किस्म का फजूल मशवरा है जो अमरीकी इंतज़ामिया को स्कॉट बेसेंट जैसे लोगों से मिलता है और यही लोग नाकाबंदी की थियरी पर जोर देते रहे, जिसकी वजह से तेल की कीमत $120 से ऊपर चली गई और अब अगला हदफ तेल की कीमत को $140 तक ले जाना है। मसला थ्योरी में नहीं है बल्कि माइंडसेट में है। इसके अलावा आज मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने पर्शियन गल्फ डे के मौके पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 1622 में 115 साल के कब्जे के बाद हमने यूरोपीय कॉलोनियल ताकतों को पर्शियन गल्फ से बेदखल कर दिया था और हम इस फतह की याद में पर्शियन गल्फ डे मनाते हैं। आज भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल इस्तेमाल करते हुए इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो और उसके हमसाया मुमालिक अमरीका की मौजूदगी और मुदाखलत से आज़ाद मुस्तकबिल को एंजॉय करें। जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इस मौके पर ट्रंप की एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को तंज़िया तौर पर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह रहे हैं। Open it up. They have to open up the Strait of Trump. I mean, Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. अब्बास अराग़ची ने इस वीडियो के साथ पर्शियन गल्फ से मुताल्लिक ट्रंप की एक पोस्ट भी शेयर की है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिखा गया है और पोस्ट में
अब्बास राखी ने लिखा है कि आज ईरान में पर्शियन गल्फ डे मनाया जा रहा है, जो 400 साल पहले हमारे आबा व अजदाद की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से पुर्तगालियों को बेदखल करने की याद में मनाया जाता है। सदर ट्रंप पेंटागन के फेक वर्जन के बरक्स पर्शियन गल्फ की दुरुस्त इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कुछ और कहना वाकई एक बहुत बड़ी गलती है। और इस सारी सूरत हाल में अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आज सदर ट्रंप को ईरान से मुताल्लिक इक़दामात के हवाले से आला फौजी हुक्काम अहम ब्रीफिंग देंगे। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक 2 बाखबर सोर्सेज का कहना है कि आज सदर ट्रंप को अमरीका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के नए मंसूबों पर ब्रीफिंग देंगे। एक्सियोस के मुताबिक ये इसलिए अहम है क्योंकि इससे जाहिर होता है कि ट्रंप फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं और यह फैसला ट्रंप या तो मुज़ाकरात में तात्तुल ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं या फिर जंग खत्म करने से पहले आखिरी सख्त हमला करने की नीयत से कर रहे हैं। सोर्सेज के मुताबिक अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन भी इस ब्रीफिंग में शरीक होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने से सिर्फ 2 दिन पहले 26 फरवरी को भी एडमिरल ब्रेट कूपर ने सदर ट्रंप को ऐसी ही ब्रीफिंग दी थी और ट्रंप के एक करीबी सोर्स के मुताबिक 26 फरवरी की इस ब्रीफिंग ने ट्रंप के जंग में जाने के फैसले में अहम किरदार अदा किया था। इससे पहले कल रात को एक्सियोस ने 3 दीगर सोर्सेज का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया था कि पसे पर्दा सूरत हाल यह है कि सेंटकॉम ने ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों का एक मंसूबा भी तैयार कर लिया है ताकि मुज़ाकरात में तात्तुल को तोड़ा जा सके और इन हमलों के बाद कि जिनमें मुमकिन तौर पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा, अमेरिका ईरान की हुकूमत पर जोर देगा कि वो दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए और ज़्यादा लचक दिखाए। और उम्मीद यह है कि ईरान जौहरी मसले पर ज़्यादा नरमी दिखाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सदर ट्रंप के सामने पेश किए जाने वाले मंसूबों में से एक मंसूबा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के एक हिस्से का कंट्रोल हासिल करने से मुताल्लिक भी है ताकि कमर्शियल शिपिंग दोबारा बहाल की जा सके। और एक सोर्स के मुताबिक इस मंसूबे में ज़मीनी फ़ौज का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है। ट्रंप को दी जाने वाली ब्रीफिंग के लिए ज़ेर गौर ऑप्शंस में एक ऑप्शन खसूसी फोर्सेस के जरिए ईरान के आला सतह पर अफजोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को हासिल करना भी हो सकता है और इस ऑप्शन पर पहले भी बात हो चुकी है। इस सूरत हाल में एक्सियोस से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर बहरी नाकाबंदी को बमबारी से ज़्यादा मौसर समझते हैं, जबकि 2 सोर्सेज के मुताबिक ट्रंप इस वक्त नाकाबंदी को दबाव डालने का अहम जरिया समझते हैं। लेकिन अगर ईरान फिर भी ना माना तो वो मुख्तसर फौजी कार्रवाई पर गौर करेंगे। ऐसे में अमरीकी फौजी मनसूबा साज इस इम्कान का भी जायजा ले रहे हैं कि ईरान नाकाबंदी के जवाब में खित्ते में अमरीकी अफवाज के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। जबकि CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि सोर्सेज के मुताबिक सदर ट्रंप ने हालिया दिनों में अपने आला मुशीरों को बताया है कि वो अमरीका की बहरी नाकाबंदी को जारी रखना चाहते हैं और उनकी टीम ने नाकाबंदी में तौसी के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की तवील मुद्दत तक बंदिश भी शामिल है। सोर्सेज का मजीद कहना है कि फ़िलहाल सदर ट्रंप एक ऐसी हिकमत अमली पर कायम हैं जिसका मकसद ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी दबाव डालना है ताकि ईरान को बग़ैर फ़ौजी हमलों के मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जा सके। ताहम 9वें हफ्ते में दाखिल होने वाली इस जंग के लिए बनाई गई ये हिकमत अमली ट्रंप के लिए ख़तरात से खाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले पेशगोई की थी कि ये तनाज़ा 6 हफ्तों से ज़्यादा नहीं चलेगा। CNN के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश ने तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से अमरीकी अवाम जंग से थक चुके हैं और ट्रंप की मकबूलियत खासतौर पर मईशत को संभालने के हवाले से उनकी मकबूलियत तारीख की नई कम तरीन सतह पर आ गई है और इसके साथ साथ जंग के अखराजात भी बढ़ रहे हैं। पेंटागन के एक सीनियर ओहदेदार ने बुध को अमरीकी कानून साजों को बताया कि अमरीका अब तक ईरान की जंग पर $25 अरब खर्च कर चुका है। ये सब अवामिल रिपब्लिकन पार्टी में नवंबर के मिड टर्म इंतखाबात के हवाले से तशवीश पैदा कर रहे हैं और ये भी वाज़ेह नहीं है कि लंबे अरसे तक बहरी नाकाबंदी की यह हिकमत अमली कामयाब भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि ईरान पहले भी बगैर अमरीकी मुतालबात माने शदीद मुआशी दबाव बर्दाश्त करने की अपनी सलाहियत साबित कर चुका है। CNN की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि कल ओवल ऑफिस में ट्रंप ने यह इशारा भी दिया कि अमरीका एक तवील जंग के लिए तैयार है और CNN की नुमाइंदा कैटलन कॉलिंस से बात करते हुए कहा कि ईरान की जंग इसी टाइमलाइन पर ख़त्म हो सकती है जिस पर यूक्रेन की जंग है, मगर वाज़ेह रहे कि यूक्रेन और रूस की जंग 4 साल से ज़्यादा अरसे से जारी है और अभी भी उसके ख़त्म होने के कोई आसार नहीं है। इसके अलावा अमरीकी फ़ौज ने ईरान के अंदर गहराई तक हमलों के लिए जदीद मिसाइल्स की दरख्वास्त भी कर दी है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम ने दरख्वास्त की है कि अमरीकी फ़ौज का तवील अरसे से ताख़ीर का शिकार डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजा जाए ताकि उसे मुमकिन तौर पर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब ईरान के अंदर गहराई में मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने के लिए एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम की ज़रूरत है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो ये पहली बार होगा कि अमेरिका अपना हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉय करेगा जिसे अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल भी नहीं करार दिया गया है, जबकि रूस और चीन अपने ऐसे निज़ाम पहले ही डिप्लॉय कर चुके हैं। सेंटकॉम की इस दरख्वास्त से वाकिफ
एक ओहदेदार के मुताबिक। इस इकदाम की वजह यह बताई गई है कि ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स को अमेरिका के प्रिसीशन स्ट्राइक मिसाइल्स की पहुंच से बाहर मुंतकिल कर दिया है, जो सिर्फ 300 मील से ज़्यादा फासले तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। ताहम सेंटकॉम की इस दरख्वास्त पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और सेंटकॉम ने इस पर तबसरा करने से भी इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार है, मगर सेंटकॉम की इस दरख्वास्त से जाहिर होता है कि अमेरिका मजीद हमलों की तैयारी कर रहा है। दिफाई माहिर बेका वैसर के मुताबिक दोनों फरीक जंगबंदी के इस वक्त को दोबारा हथियार जमा करने और मनसूबाबंदी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाली लड़ाई के मरहले ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अगर अमेरिकी फ़ौज को इसकी मंजूरी मिल जाती है तो ये रूस और चीन जैसे स्ट्रेटेजिक हरीफों के लिए भी एक पैगाम होगा कि अमेरिका अब इस सलाहियत का मुकाबला करने के काबिल हो रहा है जिसमें वो काफ़ी अरसे से महारत रखते हैं। और इस डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन की मुतवक्के रेंज 1725 मील से ज़्यादा है और इसकी असल सलाहियतें खुफिया हैं। यह हथियार स्पीड ऑफ साउंड यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपने हदफ की तरफ बढ़ता है और रास्ता बदलकर दिफाई निज़ाम से बचने की सलाहियत रखता है। और ये मिसाइल ख़ास तौर पर चीन या रूस के जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है और ऐसे एक मिसाइल की कीमत तकरीबन $15 मिलियन है। मगर एक और सोर्स के मुताबिक अमेरिका के पास इस वक्त ऐसे 8 से ज़्यादा मिसाइल ही मौजूद नहीं हैं और अमेरिका की गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस के मुताबिक हर बैटरी की लागत तकरीबन $2.7 अरब हो सकती है। इस सारी सूरत हाल में ईरान ने भी बहरी नाकाबंदी से मुतालिक अमेरिका को धमकी दे दी है। ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने एक सीनियर ईरानी सिक्योरिटी सोर्स का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि अमेरिका को ईरान की बहरी नाकाबंदी पर जल्द ही गैर मामूली फौजी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा और ईरान की मुसल्लह अफवाज का कहना है कि सब्र की भी हद होती है और अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अपनी गैर कानूनी बहरी नाकाबंदी जारी रखता है तो उसे सख्त जवाब देना ज़रूरी होगा। ईरानी सोर्सेज के मुताबिक अगर अमेरिका की ज़िद और गलत फहमियाँ जारी रही और ईरान की शराइत को मुस्तरद किया गया तो दुश्मन को जल्द ही बहरी नाकाबंदी के खिलाफ एक मुख्तलिफ किस्म का रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा। जबकि ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा है कि हालिया जंग में अमेरिका का फतह हासिल करने का ख्वाब अब फौजी अकेडमियों में मजाक बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक एडमिरल शहराम ईरानी ने मजीद कहा कि ईरान ने बहरा अरब की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया है और अगर दुश्मन मजीद करीब आएगा तो हम बगैर किसी ताख़ीर के अमली कार्रवाई करेंगे। शहराम ईरानी के मुताबिक अमेरिका की नाकाबंदी के बावजूद कुछ कमर्शियल जहाज़ ईरान की बंदरगाहों से रवाना हुए हैं और उनमें से कुछ अपनी मंजिलों तक भी पहुँच गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान बहुत जल्द दुश्मन को एक ऐसे हथियार का सामना कराएगा जिससे वो बहुत खौफजदा है और वो हथियार दुश्मन के बिल्कुल करीब भी है और उम्मीद है कि उसे देखकर उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। ईरानी बहरिया के कमांडर के मुताबिक दुश्मन ने यह मिसकैलकुलेशन की थी कि वो ईरान के खिलाफ हालिया बिला इश्तियाल जारियत के जरिए बहुत कम वक्त में अपने मकासद हासिल कर लेगा, लेकिन अब यही मिसकैलकुलेशन मिलिट्री अकेडमियों में एक मजाक बन चुकी है। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के लिए ये जंग जारी रखना एक अंदरूनी सियासी मसला भी बन चुका है क्योंकि इसके असरात अमरीकी अवाम और मईशत पर बराह रास्त पड़ रहे हैं। कल कांग्रेस में ब्रीफिंग के दौरान खुद अमेरिका के महकमा जंग यानी पेंटागन के एक ओहदेदार ने बताया कि अमेरिका को अब तक इस जंग में कम अज़ कम $25 अरब का नुकसान हो चुका है। मगर अमेरिका की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के रुकन एडम स्मिथ ने CNN को एक इंटरव्यू में बताया कि पेंटागन ने हमें अखराजात से मुताल्लिक जो रकम बताई है, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से कुछ बातें दिलचस्प हैं क्योंकि हम कई हफ्तों से ये तफसीलात मांग रहे थे और वो कहते रहे कि वो फराहम नहीं कर सकते, लेकिन मेरे अमले का कहना है कि इस रकम में उन तमाम फौजी आलात को शामिल नहीं किया गया है जो तबाह हो चुके हैं। Sources tell CNN that, first of all, the $25 billion cost estimate that you got today from the Pentagon comptroller is low. It doesn't include rebuilding U.S. bases. The real estimate may be closer to $40 to $50 billion. What do you think what are your thoughts on that? Yeah, they just gave us that number. I think the interesting thing is we've been asking for that number for weeks, and they've been saying they don't provide it. I asked the comptroller and just gave it to us, so I don't know why they didn't offer that earlier. But my staff tells me that is way low for exactly the reasons that you stated. It doesn't take into account all the equipment that has been destroyed. वाज़ेह रहे कि इससे पहले 3 सोर्सेज का हवाला देते हुए CNN ने लिखा था कि $25 अरब का ये अंदाज़ा कम बताया जा रहा है और इसमें खित्ते में अमरीकी अड्डों को पहुंचने वाले शदीद नुकसान की मरम्मत के अखराजात शामिल नहीं हैं। और इन 3 में से एक सोर्स के मुताबिक अगर तबाहशुदा असासों की जगह नई चीज़ें लगाने और अमरीकी फौजी तनसीबात की दोबारा तामीर के अखराजात शामिल किए जाएँ तो असल लागत तकरीबन 40 से 50 अरब डॉलर के करीब पहुँच जाती है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मशरिक़ वस्ता में कई अहम अमरीकी रडार सिस्टम्स और दीगर आलात ईरानी हमलों में तबाह हो गए हैं और उनमें उर्दन में मौजूद अमेरिका का एक थार्ड मिसाइल बैटरी का रडार सिस्टम और मुत्तहदा अरब अमारात में 2 मकामात पर इसी नौइयत के रडार सिस्टम्स की इमारतें शामिल हैं, जबकि एक अमरीकी फ़िज़ाइया का E-3 सेंट्री तैयारा भी सऊदी अरब के एक एयरबेस पर ईरानी हमले में तबाह हो गया था। कल कांग्रेस में होने वाले इजलास के दौरान डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस रो खन्ना ने
$25 अरब के इस तखमीने पर शक का इजहार करते हुए इसे मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया। और अहम बात यह है कि पेंटागन हुक्काम खुद इससे पहले अमरीकी कांग्रेस को बता चुके हैं कि जंग के सिर्फ पहले 6 दिनों में ही अखराजात तकरीबन $11 अरब तक पहुंच गए थे। और ये रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि पेंटागन ने गुज़िश्ता माह व्हाइट हाउस से दरख्वास्त की थी कि जंग के लिए कांग्रेस से $200 अरब से जायद इजाफी फौजी फंडिंग की मंजूरी मांगी जाए। और नाजरीन, अमरीका के वजीर जंग पीट हेगसेट कल जब अमरीकी कांग्रेस में ब्रीफिंग के लिए दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त उन्हें शदीद एहतजाज का सामना भी करना पड़ा था। और मुजाहिरीन ने सवालात उठाए कि आपने स्कूल के बच्चों पर बमबारी का हुक्म क्यों दिया, ईरानी स्कूल की कितनी बच्चियां मर चुकी हैं और कितने अमरीकी फौजियों को इसराइल के लिए मरना होगा। Why did you order the bombing of the school children? Why did you order the bombing? How many American service members have to die for Israel? How many Iranian school girls have to die? I'm sorry, I'm totally on this. से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आप बहुत ज़्यादा खबर इस मामले पर रखे हुए हैं, अपने ज़राए से भी आप बात करते रहे हैं। इतलात तो थी कि जुमे तक एक नया प्रपोजल आ सकता है, अमेरिका की तरफ से भी यही दिया, मगर कल वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि अब्बास अराग़ची साहब ने उनसे वादा किया था रूस जाते हुए फ़ोन पर बात करते हुए कि मैं जब जाऊँगा अपनी क़यादत से बात करके जवाब दूंगा, मगर कोई जवाब आया नहीं है, इंतज़ार हो रहा है। क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखें, जो पस पर्दा डिप्लोमेसी है या बैक चैनल तो वो तो बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन इसके हवाले से तफसीलात सामने नहीं आ रही। इवन आज जो दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग थी उसमें भी क्लियरली जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान उन्होंने यही कहा कि जो डिप्लोमेसी है वो वेरी मच एक्टिव है, लेकिन उन्होंने गुरेज किया कि नया पुराना या जो भी प्रपोजल, उन्होंने कहा कि जो भी प्रपोजल्स हैं दे आर ऑन द टेबल। जहां तक मेरी इत्तला है कि बिल्कुल आई थिंक एक तरफ आपको पब्लिकली जो दोनों तरफ से बड़े तंदो तेज जो बयानात नजर आ रहे हैं, आज ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से भी बहुत अरसे के बाद एक स्टेटमेंट सामने आया, ईरान के प्रेसिडेंट ने भी बयान दिया, दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो भी बयानात दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो बैक चैनल्स हैं वो एक्टिव हैं। अब इसके बारे में आई थिंक मुसद्दका इत्तला नहीं है कि जो रिवाइज प्लान जिसकी बात हो रही है क्या वो ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया गया है या बहुत जल्द हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट उसके अंदर फैक्टर यही है कि क्लॉक इज टिकिंग। रीजन इज कि आज भी इंटरनेशनल जो मार्केट के अंदर तेल की कीमतें जिस तरह से ऊपर गई हैं और कोई भी जो आई थिंक पूरी दुनिया जो है, पूरा रीजन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस तरह का स्टेलमेट बरकरार रहे। तो माय ओन अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर अभी तक वो रिवाइज प्लान नहीं भी आया तो प्रोबेबली आई थिंक इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स वो जो प्लान है, रिवाइज प्लान, वो बिल्कुल अमेरिका को मिल जाना चाहिए और उसके बाद फिर अंदाजा होगा कि क्या डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को हल किया जा सकता है या फिर कोई और ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। मतलब अगर साथ में भी बताएगा कि ज़ाहिर है अब अमेरिका की तरफ से ये भी इंदिया दिया जा रहा है कि सदर ट्रंप को ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, और पहले तो ये खबरें आ रही थी कि मुज़ाकरात में जो डेडलॉक पैदा हो गया है उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए हो सकता है मुज़ाकरात हों, स्टीव विटकॉफ आए, जेरेड कुशनर आए, सदर ट्रंप ने ऐलान किया था, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया उनका दौरा क्योंकि ईरान तैयार नहीं हुआ बातचीत के लिए। मगर अब ये अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डेडलॉक तोड़ने के लिए एक मुख्तसर हमला भी कर सकते हैं वो, जिसके लिए एक हाई प्रिसिशन अपने इक्विपमेंट इस्तेमाल। क्या ये खतरा दरमियान में जो आपके ज़रा है महसूस कर रहे हैं कि डायलॉग से ज़्यादा जंग की तरफ दोबारा जाने का भी खतरा मौजूद है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में आज किसी वक्त अमेरिकी सदर को जो पेंटागन में कोई, वैसे तो वो रेगुलर ब्रीफिंग देते हैं, लेकिन ये जो ब्रीफिंग हो रही है शायद इसलिए मुख्तलिफ है कि इस ऑप्शन के ऊपर भी गौर किया जा सकता है कि क्या ईरान पर दबाव डालने के लिए कोई स्विफ्ट कार्रवाई की जा सकती है ताकि उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए। बट जाहिर है कि ये हतमी नहीं है। ओवरऑल बिल्कुल इस बात का जो खदशा है वो मौजूद है। आई थिंक पाकिस्तान में भी जो लोग इस पे बिलीव करते हैं कि कोई मिस कैलकुलेशन हो सकती है, क्योंकि जितना ये कॉन्फ्लिक्ट लिंगर ऑन होगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों फरीकैन ने एक पोजीशन ले रखी है। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है, दूसरी तरफ ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल संभाले हुए है, और फिर बाकी इश्यूज के ऊपर जो उनकी अपनी एक पोजीशन है बज़ाहिर उसमें कोई लचक नहीं दिखा रहे। तो किसी न किसी सूरत में किसी ने एग्जिट करना है या किसी के ऊपर दबाव डालना है। हालांकि दोनों जो फरीकैन है ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि वो चाहते नहीं है कि दोबारा जंग हो। कल भी ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका जो स्टेटमेंट आया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्टेलमेट अगर बढ़ेगा तो इस बात का इम्कान बिल्कुल मौजूद है या खदशा यहां भी पाया जाता है कि शायद कोई एक लिमिटेड अमेरिका की तरफ से कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उस लिमिटेड कार्रवाई के नतीजे में फिर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आज भी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो थ्रू बैक चैनल्स इन्वॉल्व हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक नौबत ना आए। उसमें एक पॉजिटिव साइन तो है कि अभी भी जो जंगबंदी है वो बरकरार है, बट यस इसके खदशात मौजूद हैं कि अगर कोई इसका सिफारती हल नहीं निकलता या मुज़ाकरात की तरफ बात नहीं जाती
तो जाहिर है कि कोई भी मिसकैलकुलेशन हो सकती है। बतौर सालिस कितना मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दरमियान में खबर आई कि कम्युनिकेट किया गया सदर ट्रंप को भी कि ईरान की लीडरशिप के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आप सोशल मीडिया के जरिए धमकी आमेज पैगामात देते हैं, ये ना करें। और 3-4 दिन के लिए नजर आया कि सदर ट्रंप धमकी आमेज बयानात नहीं दे रहे थे, जब मीडिया टॉक भी उन्होंने नहीं किया अगर रिपोर्टर्स ने सवाल किया, मगर फिर अचानक उन्होंने दोबारा धमकियां देना शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल हो जाता है कि वो रुकते हैं फिर शुरू हो जाते हैं, फिर जाहिर ईरानी क़यादत भी जवाब देती है। आई थिंक इसमें यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान ने जितनी मेहनत की थी, आई थिंक 2 मरतबा पिछले 1 हफ्ता 10 दिनों में ऐसे मौके आए थे कि शायद पाकिस्तान को लगता था कि ये मुज़ाकरात का एक और दौर हो सकता है और डिसाइसिव भी हो सकता है। और जो पाकिस्तानी साइड है कई हवालों से बहुत कॉन्फिडेंट भी थी, यहाँ तक बात हो रही थी कि शायद ऐन मुमकिन है कि अगर बातें पॉजिटिवली आगे बढ़ती हैं तो अमरीकी सदर ट्रंप भी पाकिस्तान के दौरे पर आ सकते हैं। और यही वजह है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने भी एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी दिए, फिर उन्होंने जो बयानात भी दिए, जो बिल्कुल आपने ठीक इशारा दिया कि उन्होंने उसमें कुछ धमकियां मेज बातें नहीं की, थोड़ा सा वो सॉफ्ट लगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक पाकिस्तान को ये कंसर्न है और शायद में भी ईरान की साइड को बताने की कोशिश भी की जा रही है कि जो इस सारी सूरत हाल के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जब 2 जंग लड़ने वाली जो मुल्क हैं उनको टेबल पे लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो पाकिस्तान चाहता है कि अगर एक मोमेंटम बना था तो उस मोमेंटम को आगे लेते हुए बात आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। अब ये हुआ है कि जाहिर है कि बज़ाहिर तो मुज़ाकरात उस तरह से नहीं हो सके, लेकिन हुआ ये है कि अब बैक चैनल्स जो हैं वो एक्टिव हैं और आई थिंक और वो एस्टेब्लिश चैनल हैं और पाकिस्तान के जरिए बातचीत हो रही है। एंड पाकिस्तान इज स्टिल होपिंग कि जो भी चैनल्स इस वक्त एक्टिव हैं उनके ही जरिए सही, लेकिन कम से कम कोई ऐसी राह जरूर निकलनी चाहिए कि जंग के बजाय मसालियत के जरिए और डिप्लोमेसी के जरिए इस मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, इस हवाले से बता रहे थे। नाजरीन, सदर ट्रंप ने कल फिर कहा है कि ईरान के साथ उस वक्त तक कोई डील नहीं हो सकती कि जब तक ईरान ये ना कह दे कि वो कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। मगर ईरान तो गुज़िश्ता 23 वर्षों से कह रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने तो 2003 में ये फतवा भी दे दिया था कि न्यूक्लियर हथियार बनाना ही हराम है। फिर इन्हीं आयतुल्लाह खामनाई के होते हुए ईरान ने 2015 में ओबामा इंतजामिया के साथ एक न्यूक्लियर मुआहिदा किया और अपना 11 टन यानी 11,000 किलोग्राम 20% तक अफजोदा यानी इनरिच्ड यूरेनियम 2015 के मुआहिदे के तहत रूस के हवाले भी कर दिया। और उस मुआहिदे में ये बात भी मान ली कि ईरान अगले 15 साल तक सिर्फ 3.67% तक अफजोदा 300 किलोग्राम से कम यूरेनियम अपने पास रखेगा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपनी तनसीबात की इंस्पेक्शन भी करने देगा। और इसके बदले में ईरान पर से पाबंदियां कम कर दी गई। मगर ये सदर ट्रंप ही थे जिन्होंने 2018 में अपने पहले दौरे सदारत में वो मुआहिदा ही ख़त्म कर दिया और दूसरी दफ़ा सदर बनने के बाद गुज़िश्ता साल जून में इसराइल के साथ मिलकर ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर B-2 बमबार तैयारों से हमला करके ये दावा कर दिया कि ईरान का 60% तक 440 किलोग्राम यूरेनियम का ज़ख़ीरा तबाह कर दिया है। और अब ईरान कई साल तक न्यूक्लियर हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा है, ये भी सदर ट्रंप ने दावा किया। मगर फिर 8 माह बाद फरवरी में अमेरिका ने दोबारा इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले शुरू कर दिए और फिर यही दावा कर दिया कि हम हमला ना करते तो ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता। हालांकि इन हमलों से पहले अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे और उन मुज़ाकरात में शामिल ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने जंग शुरू होने के बाद बताया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान डील होने वाली थी, बहुत से मामला तय पा चुके थे। और इन्हीं मुज़ाकरात में शामिल बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जोनाथन पावल ने बताया कि हम हैरान रह गए थे कि मुज़ाकरात में ईरान तकरीबन तमाम बातों पर मान गया था और मुज़ाकरात का अगला दौर वियना में होने वाला था, मगर जंग छेड़ दी गई। और नाजरीन, इस सब के दौरान कौन ईरान का सुप्रीम लीडर था? आयतुल्लाह अली खामनाई। मगर ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर हमला कर दिया और हमले के पहले ही दिन 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद कर दिया। उनकी जगह उनके बेटे मुज्तबा खामनाई नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं, जो ज़्यादा सख्त गिर ख्याल किए जाते हैं और जिन पर पासदारान इनकलाब के सख्त गिर अनासिर का ज़्यादा असर वसूख बताया जाता है। फिर ये खबरें भी सामने आई कि ईरान में भी हार्ड लाइनर्स की तरफ से ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि साबिक सुप्रीम लीडर के न्यूक्लियर हथियारों को हराम करार देने के फतवे की जगह नए सुप्रीम लीडर न्यूक्लियर हथियार बनाने का ऐलान कर दें। और अब सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान का नया रजीम पिछले रजीम से बेहतर है और साथ ही मुतालबा भी कर रहे हैं कि ईरान ऐलान करे कि वो कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। मगर ये बात तो ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर ने फतवा देकर कह दी थी, मगर उन्हें शहीद कर दिया गया। तो इस जंग से आखिर क्या हासिल हुआ? एक सुप्रीम लीडर जो कहते थे कि न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, उन्हें शहीद करके सदर ट्रंप नए सुप्रीम लीडर से कह रहे हैं कि आप भी कहें कि न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। और इस सब के लिए ईरान और लबनान में तकरीबन 6,000 लोग शहीद कर दिए गए, 10 लाख अफराद बेघर कर दिए गए। ईरान के जवाबी हमलों में अरब ममालिक में बेपनाह नुकसान हुआ। अमेरिका के खित्ते में 13 बेसिस पर ईरानी हमलों में बहुत तबाही हुई। अमेरिका का $50 अरब तक का नुकसान हो गया।
स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने से दुनिया की तेल की मार्केट से 2 महीने में 60 करोड़ बैरल से ज़्यादा तेल गायब हो गया और तेल की कीमतें $120 फी बैरल से आज तजावुज़ कर गई थी। दुनिया भर में इकोनॉमिक रिसेशन के खतरात पैदा हो गए हैं और ये सब किस लिए? नए सुप्रीम लीडर की तरफ से एक बयान के लिए, जो पहले ही साबिक सुप्रीम लीडर ने 23 साल पहले दिया हुआ था। और आज नए सुप्रीम लीडर का ये तहरीरी बयान जारी हुआ है नाज़रीन कि ईरान के 9 करोड़ ईरानी अवाम अपने एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को कौमी असासा समझते हैं और जिस तरह वो अपनी ज़री और फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह उनकी भी हिफाजत करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। भारत में गोदी मीडिया और मोदी के भक्त इस बात पर शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान क्यों सालिसी करके अमन करा रहा है, और जब मुआहदा ना हो सका और अमेरिका और ईरान के वफूद वापस चले गए तो गोदी मीडिया और मोदी के भक्त खुशियां मना रहे थे कि पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद अमन मुआहदा ना हो सका। तो उस वक्त हमने आपको बताया था कि जंग होगी तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का नुकसान होगा और अमन आएगा तो पाकिस्तान समेत सबका फ़ायदा होगा। महंगाई से अगर पाकिस्तान और दीगर ममालिक के अवाम मुतासिर होंगे तो इंडिया के अवाम भी मुतासिर होंगे, और अगर बुलंद तेल की कीमतों की वजह से पाकिस्तान के खसारे बढ़ेंगे तो इंडिया के भी खसारे बढ़ेंगे। हमने आपके सामने हक़ाइक़ रखकर यह भी बताया था कि अगर ईरान और अमेरिका का जल्द मुआहदा ना हुआ तो इंडिया का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो अब ये खबरें मुलाहिज़ा कीजिए। आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है और ये मुसलसल तीसरा हफ्ता है कि भारतीय रुपये की कदर गिर रही है, और इसकी वजह ईरान जंग की वजह से तेल की कीमतों का बढ़ना और इन कीमतों की वजह से भारतीय खसारों का बढ़ना है, क्योंकि भारत तेल और गैस का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। और अब ये खबर देखिए, भारतीय एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जो भारतीय एविएशन का 95% मार्केट शेयर रखती हैं, इन एयरलाइंस ने भारतीय हुकूमत को अर्जेंट SOS पैगाम भेजा है कि तमाम एयरलाइंस अपने ऑपरेशन बंद करने के दिहाने पर पहुंच गई हैं, क्योंकि ईरान जंग और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से तेल की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं और ऊपर से एयर स्पेस बंद होने की वजह से एयरलाइंस को लंबा सफ़र करना पड़ रहा है और उससे भी इन एयरलाइंस की कॉस्ट में बेपनाह इजाफा हो गया है। इसलिए भारतीय हुकूमत एविएशन टरबाइन फ्यूल में कमी करे, वरना ये तमाम एयरलाइंस अपने ऑपरेशन बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। और ज़रा सोचिए नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो अपने लड़ाका तैयारे गंवाए, और जब उन्होंने सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मअतल कर दिया तो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया। और अब पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने की वजह से भी भारतीय एयरलाइंस पर पहले ही बोझ पड़ रहा था, क्योंकि उनके जहाज़ों को लंबे रास्ते से जाना पड़ रहा था जिससे ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। और अब ईरान जंग की वजह से जहाज़ों के ईंधन यानी जेट फ्यूल की कीमतें तकरीबन दुगनी हो गई हैं, यानी रास्ता भी 2 से 4 घंटे लंबा और ईंधन भी मजीद महंगा। और नाज़रीन, पहले ही भारतीय एयरलाइंस पाकिस्तानी एयर स्पेस की बंदिश की वजह से तकरीबन 700 से 800 मिलियन डॉलर्स का नुकसान कर चुकी हैं। और अब भारतीय एयरलाइंस ने भारतीय हुकूमत को खबरदार किया है कि इन्हें ऑपरेशन बंद करने पड़ जाएंगे। और अब यह खबर देखिए, भारत ने 25 लाख टन यूरिया दुगनी कीमत पर खरीदी है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया इंपोर्टर है और मशरिक़ वस्ता के ममालिक पूरी दुनिया को 18% यूरिया, अमोनिया और सल्फर सप्लाई करते हैं। मगर ईरान जंग के बाद ये सप्लाई बंद हो गई और दुनिया भर में यूरिया की कीमतें डबल हो गई, और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? भारत को हो रहा है। और अब ये खबर देखिए, जिसके मुताबिक भारतीय किसानों को अपनी फसलें बोने के लिए फर्टिलाइज़र क्राइसिस का सामना है, और किसानों का कहना है कि अगर फर्टिलाइज़र मिलने में देर हुई या फिर अगर फर्टिलाइज़र महंगी कीमत पर दस्तयाब हुई तो उनकी फसलों की पैदावार बहुत कम हो जाएगी। और नाजरीन, गार्डियन की ये खबर देखिए, जिसके मुताबिक भारत फूड क्राइसिस का सामना कर रहा है, क्योंकि इस वक्त फर्टिलाइज़र की कमी की वजह से भारतीय किसान पैनिक यानी घबराहट की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। खबर के मुताबिक भारतीय पंजाब के एक किसान गुरविंदर सिंह ने कहा है कि अगर हमें फर्टिलाइज़र ना मिली तो फसल की पैदावार बहुत कम होगी, जिससे मेरा और मेरे इलाके का बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो सारा इन्हिसार ही एग्रीकल्चर पर है। इसलिए हम दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह जंग रुक जाए, वरना इस जंग के असरात हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, एक तरफ ये गरीब भारतीय किसान और मजदूर हैं जो पाकिस्तान और दुनिया के दीगर अवाम की तरह परेशान हैं, तो दूसरी तरफ गोदी मीडिया और मोदी के भक्त हैं जो सिर्फ इसलिए हम नहीं चाहते क्योंकि जंग बंदी के लिए सालिसी पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि आखिर में नुकसान तो पूरे भारत का ही होगा, क्योंकि अब कि जब दुगनी कीमत पर यूरिया दरामद हो तो फिर उसके नतीजे में जो फसलें पैदा होंगी वो भी महंगी होंगी, और अगर कम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की गई तो फसल की पैदावार कम होगी, तब भी फसल महंगी हो जाएगी। यानी खाने पीने की अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा होगा, जिसके असरात भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आवाम पर आएंगे, और अभी से आ रहे हैं। और अब यह खबर देखिए, ईरान जंग की वजह से भारत को LPG नहीं मिल रही और मुख्तलिफ शहरों में आने वाली लेबर वापस जा रही है, और बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन पर वापस जाने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं और आवाम के पास घरों में खाना बनाने के लिए भी गैस नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा बड़ा LPG इंपोर्टर है। भारत सालाना 33 मिलियन मेट्रिक टन LPG इस्तेमाल करता है, उसका 60% इंपोर्ट करता है, और 60% का भी 90% मशरिक़ वस्ता से इंपोर्ट करता है। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दोबारा बंद होने की वजह से
ये इंपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। और इस खबर के मुताबिक भारत में चीनी और खाने के तेल की डिमांड भी गिर गई है, क्योंकि खाना पकाने के लिए गैस ही दस्तयाब नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर का टाइटल देखिए, टाइटल है नो डोसा टुडे, और ये खबर बताती है कि भारत में रेस्टोरेंट्स या तो बंद हो रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी सर्विंग बहुत कम कर दी है। नाज़रीन, भारत में सिर्फ 5% घरों को पाइपलाइन से गैस मिलती है, बाकी 95% घर और तमाम रेस्टोरेंट सिलेंडर की गैस इस्तेमाल करते हैं, जो इस वक्त दस्तयाब ही नहीं है। इसलिए जर्मन खबर रसा इदारे DW की इस खबर के मुताबिक LPG क्राइसिस की वजह से इंडिया के बड़े शहरों में काम के लिए आने वाले वर्कर्स अपने घरों को वापस जा रहे हैं। और CNBC की इस खबर के मुताबिक भारत के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि ईरान जंग की वजह से भारत की ग्रोथ कम हो जाएगी और भारत के खसारे बहुत बढ़ जाएंगे, तो इसलिए अमन होना चाहिए, क्योंकि जंग से नहीं बल्कि अमन से ही भारत, पाकिस्तान और सारी दुनिया का फ़ायदा है। और सिर्फ ईरान जंग से नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन से भी दोनों ममालिक के अवाम का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि दुनिया की हालिया तारीख बताती है कि लड़ाई में नुकसान ही नुकसान और अमन से फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल हो। मगर ये बात नरेंद्र मोदी, गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को कौन समझाए, जिनकी सियासत और कारोबार ही नफरत अंगेजी से परवान चढ़ता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इतवार से इसराइल के साहिली शहर हाइफा की पोर्ट पर मौजूद अनाज का एक मशकूक बहरी जहाज न सिर्फ यूक्रेन और इसराइल बल्कि यूरोप और इसराइल के दरमियान शदीद सिफारती तनाज़े का बाइस बना रहा। मगर इस तनाज़े ने यूरोप की बेहिसी और दोहरे मेयार को भी वाज़े कर दिया है। यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक जो गज़ा, वेस्ट बैंक और लबनान में इसराइली जारियत पर एक अरसे तक खामोश रहे और अब आवाज़ उठाना तो शुरू हो गए हैं, इसराइल पर तनकीद भी कर रहे हैं, मगर ऐसे अमली इक़दामात से गुरेज कर रहे हैं कि जिनसे इसराइल अपने मज़ालिम रोकने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि जब स्पेन समेत कुछ यूरोपीय ममालिक ने गुज़िश्ता दिनों इसराइल के साथ एसोसिएशन एग्रीमेंट मुअत्तल करने का मुतालबा किया, तो दीगर बड़े यूरोपीय ममालिक ही रुकावट बन गए। मगर इसी यूरोपीय यूनियन ने अनाज के एक जहाज़ के तनाज़े पर इसराइल को पाबंदियों की ऐसी धमकी दी कि इसराइल को यूक्रेन की बात माननी पड़ गई। इतवार को इसराइली शहर हाइफा में अनाज का एक कार्गो जहाज़ पहुंचने की खबर तनाज़े का बाइस बन गई थी। यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये अनाज रूस यूक्रेन के उन इलाकों से चोरी करके इसराइल को फ़रोख्त कर रहा है जिन पर रूस का कब्जा है। मगर यूरोप का इत्तेहादी होने के बावजूद इसराइल खामोशी से अपनी पोर्ट पर चोरी का ये माल उतरने दे रहा है। यूक्रेनी हुकूमत ने यह भी कहा कि इससे पहले भी यूक्रेन का चोरी शुदा अनाज इसराइल में फ़रोख्त होता रहा है और इसराइली हुकूमत इसकी इजाज़त देती रही है। और फिर यूरोपीय यूनियन ने यह धमकी दे दी कि अगर इसराइल इस मशकूक अनाज को वसूल करता है तो उस पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। और लगता है कि यूरोप और यूक्रेन का दबाव काम कर गया है, क्योंकि 4 दिन की शदीद सिफारती तलखी के बाद इसराइल ने इस जहाज़ को हाइफा में माल उतारने से मना कर दिया है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइल की ग्रेन इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा है कि रूसी जहाज़ जिस पर शुबा है कि उसमें यूक्रेनी इलाकों से आने वाली गंदुम है, उसे इसराइल में अपना माल उतारने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद इसराइली इंपोर्टर को पोर्ट से जहाज़ वापस भेजने पर मजबूर होना पड़ा। 4 दिन पहले इसराइली अखबार हैरिस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि रूस के कब्जाशुदा यूक्रेनी इलाके से अनाज लेकर आने वाला एक जहाज़ इसराइल में हाइफा पोर्ट पर लंगरअंदाज होने की इजाज़त मांग रहा है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, सिर्फ इसी साल इसी तरह के 4 जहाज़ इसराइल में लंगरअंदाज हो चुके हैं। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि 2 इसराइली खरीदारों ने तस्दीक कर दी है कि यूक्रेन से चोरी किया गया अनाज इसराइल में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ऐसी रिपोर्ट्स पहले भी सामने आ रही थी कि इसराइल रूस से जो अनाज खरीद रहा है वो यूक्रेन के रूसी कब्जाशुदा इलाकों से आ रहा है। इसराइली अखबार की ये रिपोर्ट सामने आने के बाद इसराइल और यूक्रेन के दरमियान सिफारती तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसमें यूरोपीय यूनियन भी कूद पड़ा। मंगल को यूक्रेन में इसराइली सफ़ीर को दफ्तर खारजा में तलब किया गया और उन्हें एहतजाजी मरासला दिया गया। इसके अलावा यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा कि किसी भी नॉर्मल मुल्क में चोरी शुदा अशिया की ख़रीदारी एक ऐसा अमल है कि जिसकी कानूनी जवाबदेही बनती है, और यही सूरत हाल रूस की तरफ से चोरी किए गए अनाज पर ख़ास तौर पर लागू होती है। यूक्रेन का चोरी शुदा अनाज ले जाने वाला एक और जहाज़ इसराइल की एक पोर्ट पर पहुँच चुका है और माल उतारने की तैयारी कर रहा है। ये ना तो जायज़ कारोबार है और ना ही हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने मज़ीद लिखा कि इसराइली हुक्काम इस बात से लाइल नहीं हो सकते कि इसराइल की पोर्ट्स पर कौन से जहाज़ आ रहे हैं और वो क्या सामान ला रहे हैं। रूस यूक्रेनी इलाकों से मुनज़्ज़म तरीके से अनाज अपने कब्जे में ले रहा है और उसे रूस से मुंसलिक अफराद के जरिए एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे तरीके से अनाज की खरीदारी खुद इसराइल के अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यूक्रेनी सदर ने मजीद कहा कि मैंने यूक्रेन की वजारत खारजा को हिदायत दी है कि वो इस सूरत हाल से हमारे तमाम पार्टनर्स को आगाह करे। यूक्रेन खुद भी इस अमल में शामिल अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ लगाने की तैयारियाँ कर रहा है और साथ ही अपने यूरोपीय पार्टनर्स से भी पाबंदियों के हवाले से रब्ता किया जाएगा। हम तवक्को करते हैं कि इसराइली हुक्काम यूक्रेन का एहतराम करेंगे और ऐसे इक़दाम से गुरेज करेंगे कि जो हमारे 2 तरफ़ा ताल्लुकात को कमज़ोर करते हैं। इससे पहले यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर अपने बयान में लिखा था कि कुछ अर्सा पहले इसराइल में यूक्रेन से चोरी शुदा अनाज का जहाज़ पहुँचने पर यूक्रेन ने इसराइल से जवाब मांगा था
मगर ये समझ से बाहर है कि इसराइल ने इस जायज़ दरख्वास्त का मुनासिब जवाब तक क्यों नहीं दिया और अब एक और ऐसा ही जहाज़ हैफा पहुंच गया है। हम एक दफ़ा फिर इसराइल को खबरदार करते हैं कि वो यूक्रेन का चोरीशुदा अनाज वसूल ना करे और हमारे दो तरफा ताल्लुकात को ख़राब ना करे। और फिर यह तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा बराह रास्त सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जवाब देने लगे और तंज़िया जुमलों का इस्तेमाल करने लगे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गिडियोन सार ने यूक्रेनी हुकूमत के इल्ज़ामात पर जवाब देते हुए एक्स पर लिखा कि हम ट्विटर डिप्लोमेसी को मुस्तरद करते हैं। साथ ही उन्होंने अपने जवाब की वीडियो भी अपलोड कर दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब तक यूक्रेनी हुकूमत ने लीगल असिस्टेंस के लिए कोई दरख्वास्त ही नहीं दी है, ना ही कोई सबूत दिया है, वो सिर्फ ट्वीट्स कर रहे हैं। Clearly, we reject this kind of Twitter diplomacy. And now to the facts. Up until this point, the Ukrainian government has not submitted a request for legal assistance. They submitted tweets. This is required when the claims concerned criminal acts committed abroad. Nor has the Ukrainian government provided evidence for its claims. We say again to our Ukrainian friends, if you have any evidence of theft, submit it through the appropriate channels. इसके बाद इसराइली वज़ीर ख़ारजा को जवाब देते हुए यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर लिखा कि यूक्रेन ने बाज़ाब्ता तौर पर डिप्लोमेटिक और लीगल ज़राए से मज़कूरा जहाज़ के हवाले से एक्शन लेने की दरख्वास्त की हुई है। ये ट्विटर डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि ये एक ठोस कानूनी और डिप्लोमेटिक दरख्वास्त है जिसमें आलमी कानूनी ताउन की दरख्वास्त की गई है, जिस पर रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी होता है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद लिखा कि हम तवक्को करते हैं कि इसराइली हुकूमत जज्बाती बयानात देने के बजाय इस मामले पर संजीदगी दिखाएगी। साथ ही इस तनाज़े में यूरोपीय यूनियन भी कूद पड़ी और इसराइल को खबरदार किया कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस मामले में मुलव्विस अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। यूरो न्यूज़ से बात करते हुए यूरोपीय कमीशन के एक तर्जुमान ने कहा कि हमने इस बात का नोटिस लिया है कि रूस का एक शेडो फ्लीट वेसल यूक्रेन का चोरीशुदा अनाज लेकर इसराइल के हाइफा पोर्ट पर पहुंच गया है। हालांकि पहले भी यूक्रेन इसराइली हुक्काम से इसी मामले पर राब्ते करता रहा है। यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान ने मजीद कहा कि हम उन तमाम इकदामात की मजम्मत करते हैं जो रूस की गैरकानूनी जंग के लिए मदद का बाइस बने और यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों से बचने का रास्ता निकालें। ज़रूरी समझा गया तो यूरोपीय यूनियन ऐसे अफराद और इदारों के खिलाफ इकदामात उठाने के लिए तैयार है। दिलचस्प बात यह कि सारे तनाज़े का सबसे बड़ा किरदार रूस है, मगर वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि जैसे उसका इस तनाज़े से कोई ताल्लुक ही नहीं है। रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि रूस इस तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। यूक्रेनी रेजीम इसराइल के साथ अपना मसला खुद हल करे। इस दौरान यूक्रेन और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बहस जारी रही। सोशल मीडिया पर बयानात का तबादला होता रहा। फिर आज यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इसराइली पोर्ट पर यूक्रेन का चोरीशुदा अनाज लाने वाले जहाज़ से माल उतरने ना देना खुशाइंद है। इससे पता चलता है कि यूक्रेन के कानूनी और सिफारती इक़दामात मौसर रहे। ये इन तमाम हुकूमतों, इंश्योरेंस कंपनियों, ऑपरेटर्स, जहाज़ों और जहाज़ के कप्तानों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि यूक्रेन का चोरीशुदा अनाज ना खरीदें। यानी जब अमली इक़दामात किए गए तो एक अनाज के जैसे ही मगर इसराइल को मजबूर होना पड़ गया। मगर गज़ा और लबनान में हज़ारों लोगों को मारने के बावजूद इसराइल के खिलाफ सिर्फ मजम्मती बयानात आते हैं, अमली इक़दामात नहीं किए जाते हैं। हालांकि जंग बंदी के बावजूद भी इसराइल लबनान और गज़ा में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। आज भी लबनान में 9 अफराद इसराइली जारियत का निशाना बन गए, जिनमें एक ही ख़ानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को बताया कि उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से लबनान की सूरत हाल पर बात की है और उनसे कहा है कि इसराइल लबनान में सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स करे और मुकम्मल जंग दोबारा शुरू करने से गुरेज करे। ट्रंप ने एक्सियोस को बताया कि मैंने नेतन्याहू से कहा है कि लबनान में सर्जिकल कार्रवाइयाँ करें, वहाँ इमारतें तबाह ना करें, क्योंकि ये बहुत खौफनाक है और इसराइल को बुरा दिखाता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर सदर ट्रंप से इस बातचीत और ट्रंप की इन हिदायत के घंटों बाद नेतन्याहू ने अपने एक्स हैंडल से जनूबी लबनान में इमारतों को तबाह करने की वीडियो का एक मोन्टाज शेयर कर दिया और लिखा कि लबनान कंटिन्यूइंग। यानी कि जिस बात से सदर ट्रंप ने मना किया था और बाकायदा तौर पर मीडिया को बताया था, नेतन्याहू ने उसी की वीडियो जारी की कि किस तरीके से लबनान में इसराइली फ़ौज ने इमारतों को, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। मगर सिर्फ लबनान ही नहीं, इसराइल गज़ा में भी मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आज भी 3 अफराद को इसराइली फोर्सेज ने निशाना बनाया है, जबकि अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली फोर्सेज ने गज़ा में जितनी तबाही मचाई है, जितना जुल्म किया है, उसकी तस्वीर गज़ा के तबाह हाल इलाकों में आज भी देखी जा सकती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान सोशल मीडिया पर बयानात का तबादला हो रहा है। ईरान ने एक नया प्रपोजल देना है, उसका भी इंतज़ार हो रहा है। साथ साथ अमेरिका की तरफ से बार बार ये इंदिया दिया जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो दोबारा मिलिट्री स्ट्राइक की तरफ जा सकते हैं। और अमेरिकी मीडिया में खबरें आ रही हैं अब कि वो एक महदूद मिलिट्री स्ट्राइक होगी। और अब से कुछ देर पहले ईरान के सदर
मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान की बहरी नाकाबंदी से मुतालिक एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो कुछ बहरी नाकाबंदी के नाम पर किया जा रहा है वो एक ऐसे मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है जो अपनी मज़ाहमत और खुद मुख्तारी की कीमत अदा कर रहा है। इस जाबराना रवैये का जारी रहना नाकाबिले बर्दाश्त है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।